हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मंद अधिगामी बालक की शिक्षा व्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे, या एक मंद अधिगामी बालक को पढ़ाने के लिए शिक्षक कैसे अपनी भूमिका अदा करे कि वह सामान्य बालकों की तरह अधिगम कर सके। सामान्यतः मंद अधिगामी बालक उसे कहा जाता है जो सामान्य बालकों की तुलना में धीरे गति से सीखता हो, या ऐसे बालकों को भी मंद अधिगामी बालक कहा जाता है जिनका IQ लेवल यानी बुद्धि लब्धि 75 से लेकर के 90 के बीच पाई जाती है, तो ऐसे बालक को मंद अधिगामी बालक कहते हैं। इसका पहचान, इसका अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज की वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि अध्यापक किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी शिक्षा व्यवस्था करे ताकि ऐसे बालक सामान्य रूप से धीरे गति से ही सीखते सीखते सभी विषय को या अपनी आवश्यक जानकारियों को हासिल कर सकें। आइए हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं। तो मंद अधिगामी बालक की जो शिक्षा व्यवस्था करते समय पहली बात कि अध्यापक को पाठ्यक्रम का निर्माण बहुत सोच समझ के करना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण क्या होता है, यानी विषय वस्तु का एक प्रकार से क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने संबंधी एक दस्तावेज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। यदि व्यापक अर्थ में देखा जाए तो भाई ये तो पाठ्यक्रम जो सरकार द्वारा निर्धारित होता है, पूरे देश को, पूरे समाज के कल्याण को, विकास को, स्वस्थ ढंग से ज्ञान को, व्यवहार को ध्यान में रखते हुए जो निर्माण किया जाए तो पाठ्यक्रम होता है। लेकिन जो मंद अधिगामी बालक होते हैं, इनको भी ध्यान में रख करके अध्यापक उसी पाठ्यक्रम को सुधारते हुए या विभिन्न गतिविधियों को अपनाते हुए वह पाठ्यक्रम बना करके अगर उसे पढ़ाए तो ऐसे बालक सामान्य रूप से अधिगम के योग्य हो जाते हैं या अधिगम करने में सफल हो जाते हैं। कहा जाए तो ऐसे जब पाठ्यक्रम जो बना है, सरकार का पाठ्यक्रम बना है, उस पाठ्यक्रम को अध्यापक क्या करे, जिस कक्षा में पढ़ा रहा हो, कक्षा को ध्यान में रख करके, कठिनता स्तर को ध्यान में रख करके, उनकी आय की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, उनकी बुद्धि की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, वह कौन सी भाषाएं ज़्यादा समझ लेते, भाषा को ध्यान में रखते हुए, कठिनता स्तर को ध्यान में रखते हुए, व्यवहारिक चीज़ों से कौन कौन सी चीज़ें जोड़ करके उसे पढ़ाई जाए या कौन कौन सी व्यवहारिक चीज़ें शामिल की जाए, और पाठ्यक्रम में क्या वृद्धि क्या कमी करते हुए उसको इस ढंग से तैयार किया जाए कि वह बालक को समझना आसान हो जाए। और पाठ्यक्रम को, यानी जो पाठ्यक्रम के अंदर जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं, विषय के अंदर जो टॉपिक है उसे खंड खंड किस तरह से छोटे छोटे खंडों में बांट करके उसे तैयार किया जाए। साथ ही पाठ्यक्रम के संग संग जो प्रयोगात्मक क्रियाएँ हैं या पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हैं, उनको किस रूप में शामिल किया जाए ताकि ऐसे बालक जो है अधिगम कर सके या ऐसे बालक इस विषय को आसानी से समझ सके। तो यहाँ जो पाठ्यक्रम निर्माण की बात हो रही है, यहाँ राष्ट्र स्तर की बात नहीं हो रही, यहाँ पाठ्यक्रम निर्माण की बात जो हो रही है, पाठ्यक्रम बनाने की बात जो सोची जा रही है या पाठ्यक्रम को इस ढंग से व्यवस्थित करने की बात की जा रही है, वो एक अध्यापक द्वारा मंद अधिगामी बालकों को ध्यान में रख करके बनाने की बात की जा रही है। वास्तव में जो पाठ्यक्रम जो सरकार द्वारा बनेगा या राष्ट्रीय स्तर की जो नीतियाँ बनाएंगी पाठ्यक्रम, वो सबको वही पढ़ना है। लेकिन मंद अधिगामी बालकों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण अध्यापक अगर इन सब बातों को ध्यान में रख करके, उनकी स्थितियों को ध्यान में रख करके अगर वो बनाता है तो ऐसे बालकों को पढ़ना, लिखना, समझना, याद करना आसान हो जाता है। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण अध्यापक को भी अपनी कक्षा के अनुरूप या मंद अधिगामी बालकों के अनुरूप भी व्यवस्थित रूप से करते हुए पढ़ाना चाहिए, व्यवस्थित रूप से बनाते हुए पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से पाठ्यक्रम निर्माण में अध्यापक अपना योगदान देते हुए मंद अधिगामी बालकों को पढ़ाने में सफल हो जाता है। दूसरा है विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षण, यानी इस प्रकार के बालकों को पढ़ाने के लिए सामान्य नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार का जो विशिष्ट बीएड होता है या विशिष्ट बीटीसी जो प्राप्त होते हैं या विशेष प्रकार की जो कोई शिक्षा लिया हो शिक्षण कार्यों के लिए, उनको नियुक्त करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ताकि ऐसे लोग अपनी विशेष क्षमता योग्यता के आधार पर मंद अधिगामी बालकों की प्रत्येक गतिविधि का अवलोकन कर सकें। यानी वो किस कंडीशन में है, उनके हाव भाव, स्वभाव, क्रियाकलाप, अधिगम की क्षमता या उनके द्वारा जो कार्य कितना वो कर पा रहे हैं स्वतः से, उन सब बातों को एक प्रकार से वो अवलोकन करते हुए, देखते हुए समझ सके, ताकि उनको जो है वो गाइडलाइन तत्परता के साथ देते हुए उन्हें कुछ सिखाया पढ़ाया जा सके, उन्हें प्रेरित किया जा सके, यानी अवलोकन की क्षमता विशेष होनी। दूसरी बात है प्रगति आलेख। प्रगति आलेख का तात्पर्य ये होता है कि एक प्रकार का लेखा जोखा कि बालक पहले क्या सीखा था, अब क्या सीख रहा है, आगे इसको क्या सिखाया जाए, यानी उस प्रकार के उसका
प्रगति आलेख, व्यवहार में प्रगति, खेल में प्रगति, विषय वस्तु के अंदर प्रगति, या उसके याद करने की क्षमता में प्रगति, या किसी विषय को समझने में प्रगति, एक प्रकार से उसका रजिस्टर वो मेंटेन करे। एक प्रकार से अगर ऐसा जो प्रगति आलेख बनाता है, अत्यंत मूढ़ बालक जो होता है उसको भी ध्यान में रख करके ये सब चीज़ें बनाई जाती है। मंद अधिगामी है तो भी मंद अधिगामी में भी कई प्रकार के स्तर होते हैं, उन सबको सुधारने के लिए, बताने के लिए या उनको कोई चीज़ सिखाने के लिए प्रगति आलेख का होना बहुत ज़रूरी हो, ताकि अध्यापक को हर विद्यार्थी की खबर मालूम रहे कि कौन किस कंडीशन में है, जिसे किस तरह से क्रमबद्ध ढंग से उसे सिखाया जाए, पढ़ाया जाए और सिखाया जाए। आगे है अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित यानी क्रमित का मतलब उसको कोई चीज़ को सिखाने में या कोई चीज़ को बताने में या कोई चीज़ का उसे याद कराने में जो उसको एक क्रम होता है, जो सिस्टम होता है, जो व्यवस्थित रूप होता है, उस व्यवस्थित रूप से ही उसे सिखाया जाए। यदि उसको सीखने में कोई रुकावट आती है, समस्या आती है, या फिर जो है उसको कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ पा रहा है, तो उस स्तर से, जिस स्तर पर वो फंसा है, जिस स्तर पर समस्या है, उस समस्या को दूर करनी होती। अध्यापक निर्देश देता रहे कि देखो यहाँ पर ये सावधानी बरतना, यहाँ गुणा करते समय इस बात का ध्यान रखना, यहाँ भाग देते समय इस बात का ध्यान रखना, दशमलव का ध्यान रखा जाता है, उदाहरण का ध्यान रखना, यहाँ पर उदाहरण याद रहेगा तो समझ जाओगे। तो कहने का मतलब उसको प्रत्येक स्तर पर जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, या जिस स्तर पर उसे बाधाएं उत्पन्न होती हैं, या जहाँ पर वह समस्या उसको समझ में आता है, उसको एक क्रमबद्ध ढंग से उसे निर्देशित करते हुए पढ़ाने, लिखाने, समझाने पर बल देना चाहिए। यानी अभिक्रमित अनुदेशन का भी अध्यापक को पालन करना चाहिए, जो उसके विभिन्न परिस्थितियों में रुकावटें या समस्याओं को दूर कर सके, ताकि वह आराम से विषय का। अगला है प्रयोगात्मक कार्य। प्रयोगात्मक कार्य का यहाँ तात्पर्य है कि अध्यापक जो है ऐसे बालकों को करके भी, प्रयोग करके भी सिखाता है, बताता है, प्रयोग करके भी सिखाता बताता है, ताकि ऐसे बालक जो है प्रयोग करके सिखाएगा, बताएगा, तो ऐसे बालक जो है क्या करते हैं कि ऐसे बालक जो है प्रयोगात्मक गतिविधियों के माध्यम से वो जल्दी सीख लेते हैं, या जब वो कोई चीज़ प्रयोग की बात आती है तो प्रयोग करते हुए, समझते हुए उनको आराम से वो चीज़ याद हो जाती है, क्योंकि वो व्यवहार को घटित होता देख लेते हैं, तो उनकी मेमोरी शक्ति या उनको याददाश्त या व्यवहार में परिवर्तन आसानी से हो जाता है। तो ऐसे बालकों के लिए प्रयोगात्मक कार्य पर भी अध्यापक को बल देना चाहिए, ताकि करके सीखने पर बल देना चाहिए। इस सब गतिविधियों का उसको विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त अगर अध्यापक होगा तो मंद अधिगामी बालकों को पढ़ाने में वो सफल होगा या आसानी से पढ़ा लेगा। आगे अगर हम बात करें, यह शिक्षण विधि, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शिक्षण विधि क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है ये भी जानना है, क्योंकि ज़्यादातर जब आप कक्ष में बताएंगे या समझाएंगे उस बालक को, तो शिक्षण विधियों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो शिक्षण विधियों में जब आप प्रयोग करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि यह मंद अधिगामी बालक हैं, अर्थात इनको एक ही चीज़ को कई ढंग से या कई रूपों में, कई तरह से समझाने की आवश्यकता आ पड़ती है, ज़रूरत आ पड़ती है। तो ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विशेष प्रकार की शिक्षण विधि ऐसा अपनाना चाहिए कि ताकि वह रुचिपूर्ण हो, उस पर बच्चे ध्यान दे सकें, व्यवहार से जोड़ करके वह पढ़ाए, समाज का उदाहरण दे करके वह पढ़ाए, विषय को रोचक पूर्ण अंदाज में पढ़ाए, उसमें कई बाहरी उपकरणों का भी प्रयोग करके उसमें बताए, या प्रयोग करते ही अति सुंदर ढंग से प्रस्तुति हो, अति सुंदर ढंग से उपकरण या उदाहरण दे सके। इन सब बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस जो शिक्षण विधि होती है बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर अध्यापक कौन कौन सी गतिविधियों का संपादन उसके सामने करे, या कौन कौन से शिक्षण विधि उसके सामने प्रस्तुत करे, ताकि वह विषय वस्तु को आराम से, प्रेम से, अच्छे ढंग से समझते हुए याद करने में सफल हो। पहला इसमें अगर ध्यान दें तो अध्यापक को अभिप्रेरित, यानी अध्यापक को ये बार बार कहना चाहिए कि हर विषय सरल है, बस तुम्हारी इच्छा होगी तो सीख लोगे। और उसको कुछ ऐसा उदाहरण देना चाहिए, कहानियाँ बताना चाहिए, या कुछ ऐसे ढंग का उसको बात प्रस्तुत करना चाहिए कि बालक सीखने के लिए या अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित हो जाए, यानी उसकी पढ़ाई की क्षमता, पढ़ने की इच्छा की क्षमता बढ़ जाए, अभिप्रेरित हो जाए। तो अध्यापक को पुरस्कार के माध्यम से, दंड के माध्यम से, और जो है कौशल कला के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, विषय के अंदर रुचि उत्पन्न करने के माध्यम से उसको प्रेरित करे। हमेशा पढ़ाने के लिए क्या करे? प्रेरित करे, हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करे, ताकि वह बालक स्वतः से भी
पढ़ने में रुचि लेने लगे, पढ़ाई में उसकी आदत बन जाए। तो इस ढंग का शिक्षण विधि यूज करना चाहिए। अगला है अधिगम की तत्परता। अध्यापक को इस ढंग से विषय वस्तु को प्रारंभ करना चाहिए या बताना चाहिए, या ऐसी चीज़ों को जोड़ करके रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए कि सीखने वाला छात्र क्लास में शामिल होने के लिए, या ध्यान से सुनने के लिए, या याद करने के लिए, या अभ्यास करने के लिए तत्पर हो जाए कि हमको ये चीज़ करना है, हमको समझ में आ गया, सर जी इतना मेहनत करते हैं तो हम भी मेहनत करेंगे, अब हम भी सर जी की बात मानेंगे। इस प्रकार से उसके अंदर तत्परता आ जाए, वह एक प्रकार से आंतरिक रूप से तैयार हो जाए पढ़ने के लिए। अगला व्यवहारिक आयाम। व्यवहारिक आयाम का यहाँ तात्पर्य है कि अध्यापक को विषय वस्तु को व्यवहार से जोड़ करके, उसके सामान्य दिनचर्या से जोड़ करके, उसके विद्यालयी वातावरण से जोड़ करके दे। उदाहरण तो विद्यालय का दे, समाज का दे, उसके व्यवहार का दे, परिवार का उदाहरण दे, उसके समाज का उदाहरण दे, ताकि वह आराम से समझ सके। इस ढंग से शिक्षण विधि का प्रयोग, यानी व्यवहारिक आयामों को जोड़ करके उसे समझाने का प्रयास करें तो आराम से समझ जाते हैं, याद कर गया है। प्रत्यय की संरचना, जैसे प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक प्रकार से अवधारणा क्या होती है। प्रत्यय का तात्पर्य ये होता है कि जैसे अगर हम ये कहें कि ठंडे प्रदेशों के लोग गोरे होते हैं, तो जहाँ जहाँ ठंडी पड़ती होगी तो आप तुरंत एक प्रकार का आपके दिमाग में सोच बन गया है कि वहाँ के लोग गोरे होते होंगे, लंबे होते होंगे। एक प्रत्यय है, एक प्रकार का सोच है, धारणा है। तो उसी तरह से वह किसी विषय में वह सोच डेवलप करे, उसका किसी विषय को अगर पढ़ाए, कोई व्यवहार से ऐसे चीज़ों का बताए कि जिससे उसके अंदर एक सोच बन जाए। क्या बन जाए? एक सोच बन जाए। जैसे आदमी का विचार ऐसे घूमता है या ऐसे उड़ता है जैसे तितली, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी उधर। मन का स्वभाव जैसे तितली तरंग में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, उसी तरह से आदमियों के मन में भी ऐसा ही होता है। कभी ये सोचेगा तो कभी वो सोचेगा, कभी वो सोचेगा तो वो सोचेगा। जब इधर उधर सोचेगा तो उसको याद नहीं होगा, क्योंकि याद करने के लिए अपने मन को किसी जगह रोकना पड़ता है। तो इस प्रकार से वो उदाहरण दे, किसी विषय का प्रत्यय, उसके अंदर एक अवधारणा विकसित करे, एक सोच विकसित करे। वह सोच ऐसा विकसित करे कि वह पढ़ाई के अनुकूल उसके अंदर धारणा आ जाए। ऐसा ना हो कि वो पढ़ाई से भागे, बल्कि ये समझ में उसको आ जाए कि हम मेहनत करेंगे तो हर चीज़ मुझे आ जाएगी। ऐसा ना धारणा डेवलप करे कि वो उल्टा ही भागना शुरू कर दे। तो यानी विषय वस्तु को व्यवहारिक एक प्रकार से सोच विकसित करते हुए उसे पढ़ाए, सोच का निर्माण करते हुए उसको पढ़ाए, सोच का बैकग्राउंड या आधार बना करके कोई चीज़ विषय सिखाए, कोई नई बात बताए, कोई नई सूचना या जानकारी दे। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि जो है कि सामान्य रूप से व्यवहार में कि जो है दूसरे देशों में जाने पर वहाँ का नियम कानून बदल जाता है। अब उसको ये तो समझ में नहीं पाएगा कि वहाँ का नियम क्या है, यहाँ कानून क्या, भी उतना समझा नहीं। तो आप उसे ये कह सकते हो, जैसे हम लोग दूसरे को घर जाते हैं तो हर चीज़ नहीं छू सकते ना, हर चीज़ हम लोग नहीं ले सकते, हर चीज़ उससे मांग के हम नहीं खा सकते, वहाँ का अलग ढंग का व्यवहार हो जाता है। उसी तरह से जब विदेश में आप जाओगे तो वहाँ कभी ऐसे ही सब चीज़ नहीं हो सकता, वहाँ के पूछ के वहाँ के नियम के अनुसार ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसकी सोच बन जाएगी। तो एक प्रकार से यह धारणा की निर्माण हो जाता है। अगला है कार्य का स्तरीकरण। बालकों में जो मंद अधिगामी बालक हैं, ऐसे बालकों के कार्य की क्षमता को, कार्य की कठिनता को, कार्य की उपयुक्तता को, कार्य की सीमा को निर्धारित करना चाहिए। विभिन्न आयु समूहों के आधार पर, विभिन्न स्तरों के आधार पर, कठिनाई स्तर को ध्यान में रख करके, आयु स्तर को ध्यान में रख करके उसके कार्यों का निर्माण करना चाहिए या उसको कार्य कराना चाहिए, चाहे वो प्रयोगात्मक कार्य हो, चाहे कोई अन्य कार्य हो। तो इसका भी ध्यान में रखते हुए इस ढंग का शिक्षण विधि के अंदर प्रयोग कर भी करना चाहिए। अगला प्रगति का आकलन। अध्यापक को क्या करना चाहिए, समय समय पर जो है ये सब कार्यों के साथ साथ बालकों को आकलन भी करना चाहिए कि कितना सीख लिया, प्रगति कितना उसको समझ में आया, उसको कहीं समस्या तो नहीं है। समस्या होगा तो उसके साइकोलॉजी, चेहरे का हाव भाव बदलेगा। यानी उसके प्रगति, यानी सीखने की प्रगति का आकलन करना चाहिए देख करके, क्योंकि हर चीज़ में हर बार प्रश्न ही होता रहेगा तो कक्षा कैसे चलेगी। तो अध्यापक को उसके आकलन को, ताकि आकलन अगर है सही चल रहा है, सही समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत उदाहरण बदल दे, या पढ़ाने का ढंग बदल दे, या पढ़ाने की विधि बदल दे। तो इस तरह का अगला है एकीकरण। एकीकरण का तात्पर्य है कि वो सभी विषयों को खंड खंड पढ़ाने के साथ साथ फिर उसको लास्ट में जोड़ करके बताए,
सभी पार्ट को अलग अलग पढ़ाने के साथ साथ लास्ट में उसे क्या करें, जोड़ के बताए कि कुल मिला के ऐसा होता है, इस पढ़ने का निष्कर्ष ये निकला, ये सब पढ़ने से ये मिलेगा, ये सब पढ़ने से ये जानकारी होगी। ये सब बातों को जोड़ करके लास्ट में एक करके बताए या निष्कर्ष के रूप में बताए। ऐसे भी शिक्षण विधि पढ़ाते समय ऐसी भी शिक्षण विधि का या ऐसी भी कला का प्रयोग करना चाहिए। अगला है कार्य विधि या योजना। अध्यापक जो है जब क्लास में जाए तो पूर्व योजना बना ले कि किस तरह से हमें पढ़ाना है, कौन कौन सी विधि का प्रयोग करना है, ताकि बालक जो है सिस्टमेटिक ढंग से उस विषय को पूर्ण रूप से सीख सके। तो कार्य योजना विधि या योजना यानी पाठ्य योजना बनाए, या कोई कार्य करा रहा है, प्रैक्टिकल करा रहा है तो उस प्रैक्टिकल की योजना बनाए, या कहीं फील्ड में ले जा रहा है भ्रमण के लिए तो उस भ्रमण की योजना बनाए कि इसके बाद ये दिखाऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा, फिर इसके बाद ये दिखाऊंगा। तो ऐसे टाइप का जो है वह अपने शिक्षण विधियों में ये सब विधियों का पालन करते हुए अगर मंद अधिगामी बालक को अगर अध्यापक पढ़ाता है तो निश्चित रूप से ऐसे बालक आराम से धीरे धीरे पूरी चीज़ पढ़ लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारा लेक्चर समझ ही गए होंगे। अगर मंद अधिगामी की बात है तो पढ़ाने वाला भी मंद अधिगामी, पढ़ने वाला भी मंद अधिगामी, क्योंकि यहाँ मंद अधिगामी बालक की ही बात हो रही है। हाँ, यदि आप ये सब चीज़ें जान करके और ऐसे बालकों के संग आप उसी ढंग से व्यवहार कर लेते हो तो आप मंद अधिगामी नहीं हो। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिया गया व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।